आज हम देखेंगे भारतीय मध्यकालीन इतिहास में अवध पर नियंत्रण। सादत खां बुरहान मुल्क 1722 से 1739 ईस्वी। सादत खां उर्फ बुरहान मुल्क ने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक था और जिसकी राजधानी फैजाबाद थी। सादत खां ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत बड़े जमींदारों के जुल्मों को किसानों को बचाकर उनकी स्थिति को मजबूत बनाया। सादत खां का कोई पुत्र नहीं था। अपने पुत्र का विवाह अपने भतीजे सफर अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदर जंग से किया, जो कि उसका उत्तराधिकारी बना। सफदर जंग 1739 से 1754 ईस्वी। 1740 में नवाब वजीर परंपरा की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत अवध के नवाब को मुगल सल्तनत का पदेन वजीर बनाया गया। इसी क्रम में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। सफदर जंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसे नौकरी देने में मुसलमानों और हिंदुओं के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। हालांकि 1753 में बादशाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। सुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी। सुजाउद्दौला को आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तथा शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी नामक मुगल सम्राट से वजीर का ओहदा मिला था। इसने अली गौहर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी थी। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट की कोई सहायता नहीं की। उसने केवल अपने हितों पर ही ध्यान दिया था। पानीपत तृतीय में अब्दाली का साथ दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में परास्त होने के पश्चात इलाहाबाद की संधियों से अवध को जोड़ा गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य यह संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी आधार प्रदान किया। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, जबकि बंगाल के नवाब को निजामत के लिए 53 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य यह संधि हुई। इस संधि के तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख देना प्रारंभ किया। इलाहाबाद और कड़ा जिले नवाब सुजाउद्दौला से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग तथा सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के तहत कड़ा व इलाहाबाद के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। साथ ही नवाब ने रुहेलों के कंपनी विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया। संधि के पश्चात 1774 ईस्वी में नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर उसे अवध में शामिल कर लिया। सादत अली खां यह 1814 ईस्वी तक अवध पर सिंहासनरूढ़ था। इसके द्वारा वेलेज़ुएली की संधि को स्वीकार कर अवध को ब्रिटिश संरक्षण राज्य बना दिया गया। अंग्रेजों ने अवध का तब तक एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उसका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया। इस दौर में अवध का नवाब पेंशनधारी बनकर रह गया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह इसके शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इन्हें ठुमरी नामक संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जिसे कथक नृत्य के साथ गाया जाता है। अब है मैसूर पर नियंत्रण। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों स्वतंत्र मैसूर राज्य का जन्म हुआ, जिस पर वानियार वंश का शासन था।
इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। नंदराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की थी, परंतु हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नंदराज ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। खंडेराव नामक षड्यंत्रकारी व्यक्ति ने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंदराज की शक्ति का अंत संभव है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंदराज का अंत कर स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। हैदर अली शासक बनने के बाद हैदर अली ने मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में राजधानी को स्थानांतरित किया और उसने यूरोपीय तर्ज पर सेना का आधुनिकीकरण किया। उस काल का एकमात्र शासक जिसने समुद्र तट की रक्षा के लिए जहाजी बेड़ा रखा था। इस समय पर दक्षिण भारत में मद्रास पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो चुका था और हैदर अली की बढ़ती शक्ति उनके लिए चिंता का विषय हो गया था। इसके अलावा मैसूर के बंदरगाह उसका फ्रांसीसियों के सहयोग संघर्ष के कारण बना। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। मैसूर शासक हैदर अली, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेरेस्लस्ट। कारण हैदर अली के उत्थान से अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम क्रिस्टिया और हैदर अली की फ्रांसीसियों के सहयोग। परिणाम हैदर अली से कूटनीति से निजाम मराठा को अपने पक्ष में लेकर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, मद्रास पर नियंत्रण कर अपनी शर्तों पर मद्रास की संधि की। द्वितीय युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1774। हैदर अली मैसूर शासक, ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली संरक्षित फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार करने का प्रयास। अंग्रेजों द्वारा निजाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लेने के पश्चात आयरकुट के नेतृत्व वाली सेना से पोशोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और मंगलोर की संधि की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। निजाम द्वारा अंग्रेजों को गुंटूर में प्रवेश जिससे टीपू को आपत्ति थी। टीपू द्वारा प्रत्युत्तर में त्रावणकोर पर आक्रमण, जो ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। अंग्रेज निजाम और मराठा ने त्रिगुट बनाकर टीपू को परास्त किया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि हेतु बाध्य किया, जिससे टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध 1799। टीपू सुल्तान शासक, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को टीपू द्वारा नकार दिया गया। टीपू ने नेपोलियन से पत्र व्यवहार कर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहायता लेने का प्रयास किया। 1799 में टीपू परास्त होकर युद्ध भूमि में मारा गया। वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा वाडियार वंश के अल्पवयस्क कृष्णराज को मैसूर की गद्दी प्रदान की। 1831 में कुशासन का आरोप लगाकर बेंटिक ने मैसूर को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। टीपू सुल्तान। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टीपू एक ऐसा महान शासक था जिसने अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया। अपने पिता की तरह ही वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। अंग्रेज टीपू से काफ़ी भयभीत रहते थे क्योंकि टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अपने पिता के समान ही निरंकुश और स्वच्छंद शासक था, लेकिन फिर भी प्रजा की तकलीफ़ों का उन्हें काफ़ी ध्यान रहता था। अतः उनके शासन काल में प्रजा प्रसन्न थी। हालांकि उनकी धार्मिक नीति को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें उदार शासक मानते हैं तो कुछ उसे कट्टर और असहिष्णु शासक मानते हैं। दोनों के संदर्भों में प्रमाण मिलते हैं। टीपू की धार्मिक उदारता के संदर्भ में निम्न उदाहरण मिलते हैं। उसने अपने नाम से सिक्के चलवाए, साथ ही सिक्के पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित करवाया था। श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दान दिया था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जामे जहानुमा
1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। टीपू को विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिषी और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला डार खत ए तर्ज ए मुहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नामक ज्योतिष पर एक किताब भी लिखी है। टीपू के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन क्लब की स्थापना कर उसका सदस्य बना। अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। पंजाब पर नियंत्रण। स्वतंत्र पंजाब राज्य का संस्थापक रणजीत सिंह था, जिसका संबंध सुकरचरिका मिसल से था। रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के नियंत्रण से अमृतसर को छीन लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी सहायता अफगान शासक जमन शाह ने की। राजा अब्दाली के पुत्र जमन शाह ने 1898 ईस्वी में राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी सौंपी। रणजीत सिंह एक कुशल एवं योग्य शासक था, जिसने अपनी सीमाओं के विस्तार और सीमाओं की सुरक्षा के लिए कूटनीति और समझौता नीति दोनों का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की, जिसके तहत सतलज नदी को सीमा रेखा मानकर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। उसने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से यह संधि की थी। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आई। उनका उत्तराधिकारी खड़क सिंह बना, जिसकी मृत्यु 1840 में हो गई। फिर नैनिहाल सिंह अगला शासक बना, जिसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर शेर सिंह बैठा। सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष में शेर सिंह की भी 1843 में हत्या कर दी गई और 1843 में ही महाराजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजमाता जिंदन के संरक्षण पर प्रतिशासन में सिंहासनरूढ़ हुआ। दिलीप सिंह के ही शासनकाल में पंजाब ब्रिटिश संघर्ष प्रारंभ हुआ। ब्रिटिशर्स हमेशा से पंजाब को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि यह उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों का प्रवेश द्वार था। अंग्रेजों की अफगान नीति के लिए भी यह महत्वपूर्ण था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1844 से 46 ईस्वी तक। कारण महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों को उकसाने पर अमृतसर की संधि का उल्लंघन। नेतृत्व लाल सिंह ने सिख सेना का और सर ह्यूकफ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ मुगदी, फिरोजा शाह, बंधोवाल और सोराव की लड़ाई निर्णायक युद्ध हुई, जिसमें सिख पराजित हुए और अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 को नियंत्रण कर लिया। लाहौर की संधि सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1.5 करोड़ रुपए हरजाना सौंपा गया, जिसमें से 50 लाख रुपए अपनी कोष में से दिए गए तथा शेष के बदले पंजाब के अंतर्गत कुछ प्रांत, जिसमें कश्मीर भी शामिल था, को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया। सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस का लाहौर में नियुक्ति की गई। भैरोवाल की संधि। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह को बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिलीप से पुनः एक संधि की, जिसे भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 कहा गया। संधि में शर्तें थी। दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंप दिया गया। महारानी जिंदन को 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी। कारण प्रथम युद्ध की पराजय का दंश और पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने का संकल्प। सिख डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण जनता के विद्रोह कर दिया, अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी।
परिणाम रामनगर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गल्फ तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया और यह युद्ध अनिर्णित रहा। चिलियावाड़ा का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने और यह युद्ध अनिर्णित रहा। गुजरात का युद्ध या तोपों का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह मूलराज और छतर सिंह ने किया। सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यह विलय हेनरी लॉरेंस और एलन बरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी द्वारा किया गया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया, जहां उसने कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया। यह हीरा अफगान शासक शाह शुजा से रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। हैदराबाद पर नियंत्रण स्थापना असफ जाही वंश 1724 ईस्वी। संस्थापक चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क रंगीला द्वारा प्रदत्त उपाधि। नियंत्रण वेलेजली की सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य हैदराबाद था, क्योंकि 1748 ईस्वी में चिनकिलिच खां के बाद अंग्रेजों से टक्कर लेने वाला कोई योग्य निजाम नहीं था। सिंध पर नियंत्रण 1842 में चार्ल्स नेपियर सिंध का रेजिडेंट बना। 1843 ईस्वी में उसने षड्यंत्र पूर्वक सिंध को युद्ध में धकेल दिया, उसे परास्त किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस समय एलन बरो गवर्नर जनरल था। चार्ल्स नेपियर का प्रसिद्ध कथन है, मैं ही सिंध हूँ। मराठों पर नियंत्रण आंग्ल मराठा संबंध। मराठा राज्यों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मुख्य कारण वाणिज्यिक था। कपास उत्पादक क्षेत्र, व्यापारिक बंदरगाह, उभरता बाजार कंपनी के आकर्षक केंद्र थे। कंपनी इस लाभकारी व्यापार से मराठा हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहती थी। मराठों के क्षेत्र में ब्रिटिश को हस्तक्षेप करने का प्रथम अवसर मराठा सरदारों के आपसी झगड़ों से मिला, जब उत्तराधिकारी की लड़ाई में परास्त होने पर असंतुष्ट रघुनाथ राव ने पेशवा सवाई माधवराव और नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से संधि कर ली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक। कारण बम्बई सरकार ने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की सलाह लिए बिना रघुनाथ साहब को पेशवा बनाने के लिए 1775 ईस्वी में सूरत की संधि कर ली, जिसके बदले में पेशवा बनने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन के क्षेत्र तथा सूरत के भचौड़ के बंदरगाह तथा बंगाल कर्नाटक पर अनाक्रमण का वादा कर रहा था। घटनाएं सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। आरंभिक लड़ाई 18 मई 1775 आरस के मैदान में हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए। हालांकि पूना पर मराठे का अधिकार बना रहा। परिणाम यह युद्ध लगभग 7 वर्षों 1775 से 82 तक चला तथा अंत में दोनों शक्तियों ने युद्ध की निष्फलता का अनुभव किया। अंत में सालबाई की संधि 1782 में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर दिया गया। सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। अंग्रेजों ने राघोवा का स्थान छोड़ दिया और उसे निर्वाह के लिए 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। निष्कर्ष सालबाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनियों और मराठों को 20 वर्षों की शांति प्रदान की। सन 1800 में मराठों के प्रमुख कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, जिससे यह शांति भंग होकर अगले युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। प्रथम युद्ध से जुड़ी संधियां सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त करने और ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए उसने सहायक संधि प्रणाली का विकास किया। सन 1800 में हुई नाना फडणवीस की मृत्यु ने पूना दरबार को षड्यंत्रों का केंद्र बना दिया। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव ने अपनी असुरक्षा के चलते 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के बेसिन की संधि 1802 की। यह एक संधि थी जिससे नाराज होकर अन्य मराठा क्षत्रप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल हुए। परिणाम
अंग्रेजों द्वारा बिखरे हुए मराठों को अलग अलग युद्ध में परास्त कर संधि हेतु मजबूर किया गया। जैसे भोसले को परास्त कर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की, कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग को प्राप्त किया। सिंधिया को परास्त कर 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा और यमुना के क्षेत्र प्राप्त किए। होलकर को परास्त कर 1804 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजपुर घाट की संधि की। द्वितीय युद्ध की संधियां बेसिन संधि, देवगांव संधि, सुरजी अर्जुन संधि, राजपुर घाट संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी। कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स की आक्रमण नीति, मराठाओं में आपसी कलह और फिर हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। परिणाम, इस युद्ध में हेस्टिंग ने मराठा क्षत्रपों को पराजित कर अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया। अंग्रेजों से हुए युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय किर्की के युद्ध में पराजित हुआ और पुणे का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। तृतीय युद्ध से जुड़ी प्रमुख संधियां ग्वालियर की संधि, बड़ौदा की संधि, मंदसौर की संधि और पूना की संधि। अंग्रेजों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण। अफगानिस्तान पर नियंत्रण। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान का क्षेत्र मुगलों की तरह सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। पश्चिमी सीमा के अंतर्गत रूसी खतरा उस काल में सबसे प्रमुख था, अतः अंग्रेजी अफगानिस्तान पर राजनीतिक नियंत्रण चाहते थे। अंग्रेजों की अफगान नीति समय समय पर बदलती रही। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह विफल रहा। उसके पश्चात अंग्रेजों ने कुशल अकर्मण्यता की नीति को अपनाया। कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस द्वारा प्रदत्त तटस्थता की नीति थी, जो 1860 के दशक में अपनाई गई और जिसे मेयो और नॉर्थब्रुक नामक वायसरायों ने भी जारी रखा। इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने अफगान क्षेत्र पर अनाक्रमण का वादा किया। बदले में अफगान शासक ने ब्रिटिश विरोधी ताकतों रूस को प्रश्रय न देने का आश्वासन दिया। लिटन ने इस नीति का परित्याग कर आक्रामक नीति को अपनाया, जिससे द्वितीय आंग्ल अफगान 1878 से 1880 ईस्वी युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में अफगान पराजय के बाद ब्रिटिशर्स ने गंडमक की संधि से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया। डूरंड लाइन। मोर्टिमर डूरंड आयोग द्वारा तत्कालीन भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 1893 से 96 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में इस सीमा का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21 के बीच इसे जूते के प्रश्न पर लड़ा गया युद्ध कहते हैं। बर्मा पर नियंत्रण। बर्मा ब्रिटिशर्स के लिए पूर्व सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहाँ से चीनी खतरा प्रतिसंतुलित करने के लिए अंग्रेजों ने बर्मा पर नियंत्रण की नीति अपनाई। इसके अलावा बर्मा की उपजाऊ भूमि और संसाधन भी ब्रिटिश आकर्षण का कारण बने। ब्रिटिश बर्मा संघर्ष की शुरुआत बर्मा के शासकों द्वारा चीन को व्यापारिक प्रश्रय देने से हुई। ब्रिटिश बर्मा संघर्ष में निम्न युद्ध हुए जिसके द्वारा बर्मा पर नियंत्रण किया गया। प्रथम युद्ध 1824 से 26 यांडबू की संधि से समाप्त। द्वितीय युद्ध 1852 डलहौजी ने दक्षिणी बर्मा तथा रंगूर जीतकर निचले बर्मा को विलय किया। तृतीय युद्ध 1885 डफरिन द्वारा संपूर्ण बर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सेनाओं ने भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर बर्मा से विलंगता को आधार बनाते हुए बर्मा की स्वतंत्रता की मांग की। अंततः 1935 के अधिनियम से बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। नेपाल पर नियंत्रण। ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा पर नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में था, लेकिन चीनी प्रभाव को नियंत्रित रखने के लिए और अपने व्यापारिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिशर्स नेपाल पर नियंत्रण चाहते थे। ब्रिटिश नेपाल संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब नेपाली शासक ने चीनी व्यापारियों को ब्रिटिशर्स की तुलना में रियासतें और सुविधाएं देना प्रारंभ किया। इस काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुई, जिसमें विजयी होकर ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर नियंत्रण किया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 आक्टर लोनी के नेतृत्व में गोरखा सरदार अमर बहादुर थापा को समर्पण के लिए विवश कर दिया और गोरखा शासक संगोली की संधि 1855 हेतु बाध्य किया गया। संधि के प्रावधान थे। संधि के द्वारा
नेपाल स्वतंत्र बना, लेकिन उसे एक भारतीय राज्य में सर्वोच्च सरकार के नियंत्रण में रखा गया। नेपाल में विवादित तराई के सभी दावों को त्याग दिया गया और काली नदी के पश्चिम और सतलज नदी तट तक फैली अपनी विजयों को सौंप दिया गया। नेपाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपनी गोरखा बटालियन के रूप में एक स्वामी भक्त और शक्तिशाली वर्ग प्राप्त हुआ। तिब्बत नियंत्रण। ब्रिटिश काल में तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और ब्रिटिश शक्ति के प्रभाव में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण का प्रयास नहीं किया। यद्यपि चीन तिब्बत पर अपना दावा सदैव जताता रहा है। तिब्बत ब्रिटिश संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब तिब्बती शासक ने चीनी व्यापारियों को ब्रिटिशर्स की तुलना में रियासतें और सुविधाएं देना प्रारंभ किया। जब कर्जन की व्यापारिक मांगों को तिब्बत के राजा ने ठुकरा दिया, तब कर्जन ने सैन्य कार्यवाही का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत यंग हस्बैंड सैन्य मिशन 1904 तिब्बत भेजकर उस पर प्रभुत्व स्थापित किया गया। मैकमोहन रेखा 1913 से 14। हाँ, तिब्बती